हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक का गद्य भाग का पहला पाठ यानी कि भक्तिन, और उसका भी दोस्तों दूसरा भाग है ये। इससे पहले दोस्तों पाठ भाग 1 में दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार भक्तिन है उसका जन्म होता है। ठीक है, झूसी गांव की रहने वाली थी और एक उसकी जो माता है उसका पहले ही देहांत हो गया था, जो विमाता की छत्र छाया में पली थी, और उसका विवाह है 5 वर्ष की अवस्था में, गौना 9 वर्ष की अवस्था में हुआ। किस प्रकार है उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में तीनों बेटियों का विवाह किया। बड़े दामाद को घर जमाई बना करके रखा, लेकिन फिर भी दोस्तों उसकी बड़ी बेटी है वो भी विधवा हो गई। इसके बाद में जो उसके जेठ थे और उसके जो उसके भतीजे थे, ठीक है, उन्होंने अपने साले को दोस्तों उसकी बड़ी बेटी के साथ में विवाह करवा दिया, और फिर उसके बाद में उसकी सारी संपत्ति है दोस्तों वो भी दोस्तों घटती चली गई। और भक्तिन की स्थिति ये हो गई, उसको लगान देने के लिए भी दोस्तों पैसे नहीं थे, और इसलिए वो शहर में दोस्तों मजदूरी करने के लिए या कमाने के लिए दोस्तों चली जाती है। यहाँ पर उनका परिचय होता है महादेवी वर्मा जी से। तो किस प्रकार दोस्तों महादेवी वर्मा जी के जीवन के संबंध में दोस्तों भक्तिन का योगदान है, किस प्रकार की उनकी आत्मीयता है, क्या क्या विशेषता निकल करके आती हैं, इनको दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भक्तिन का दूसरा भाग। यदि आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के पहले भाग को प्लीज़ देखिए, तब दोस्तों दूसरा भाग आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पर भक्तिन है वो महादेवी जी के पास में चली गई है और उनसे सेवक धर्म की दीक्षा है वो ले ली है। तो अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब यहाँ पर गृहस्थ और वैरागी का क्यों है? तो गृहस्थ तो यूँ है कि उसने साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन बैरागी यूँ है दोस्तों उसने अपने शेर जो केस हैं, बाल हैं दोस्तों वो कटवा लिए थे, सिर है वो मुड़वा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से लेखिका ने गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण है वो कहा था। उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई काउन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जाने ते, दाल राहंद लेत हैं, साग भाजी छौंक सकते हैं, और बाकी का रहा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों भक्तिन है वो जवाब देती है। दूसरे तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी कि जो भक्तिन है दोस्तों वो आस्थावादी है, आध्यात्मिक भी है, ठीक है, ईश्वर में आस्था रखती है, सूर्य को जल चढ़ाती है। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौकी में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर महादेवी जी हैं वो अपनी पाक कला की दोस्तों निपुणता के बारे में चर्चा करती हैं कि भाई मैं भोजन के संबंध में मुझे अच्छा खाना बुरा खाना कोई दिक्कत नहीं, मैं वीतराग हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों जो पाक कला है उसमें मैं प्रख्यात हूँ, जो निपुण हूँ। और जो दोस्तों निपुण होता है वो दूसरे कामों में दोस्तों नुक्ताचीनी किए बिना मानता नहीं है कि भाई इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, ये इसको ऐसे कर, तो वो हमेशा दूसरे की हमेशा कमियां निकालते रहता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण से धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो चुकी। तो जिसे दोस्तों लांघा ना जा सके वो होगी दोस्तों अलंघ्य, और जिसको लांघना दोस्तों दुष्कर हो वो हो जाएगी दोस्तों दुर्लंघ्य। निरुपाय अपने यानी कि बिना किसी उपाय के अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौकी में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। यानी कि जो भक्तिन है वो चौकी में पीढ़े पर आसीन हो गई
और उसने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाई अभी जो ये रसोई है वो मेरी है, इसमें कोई भी नहीं आएगा। और फिर जो महादेवी हैं वो केवल पुस्तक को लेकर के उनका इंतज़ार करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषार पार करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। भक्त ने तो दोस्तों गांव की थी, ठीक है, और मेहनती संघर्षशील थी, झटपट बना लेने में ही दोस्तों उसकी निपुणता थी। तो उसने झटपट है वो 1 अंगुल मोटी दोस्तों गहरी कालेदार चित्तीदार रोटियां हैं वो बना दी और गाढ़ी दाल है वो बना दी। तो महादेवी को दोस्तों वो पसंद नहीं आया। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। घी दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। ये दोस्तों भक्तिन कह रही है। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने भी उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। तो ये दोस्तों भक्तिन है वो अपने बारे में बता रही है कि भाई मेरी भी पाक कुला ऐसी नहीं है, अजिया ससुर सास और उन्होंने भी दोस्तों मेरी मौखिक कई बार प्रशंसा मेरे खाने की है। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ और घी से अरुचि के कारण मतलब मीठे से विरक्ति थी माधवी वर्मा की, ठीक है, मीठा ले नहीं सकती थी और वो खाना वो खा नहीं सकती थी, गुड़ नहीं खा सकती, घी से अरुचि थी। रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया था कि उपचार का प्रश्न ही खो गया था। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी भक्तिन सबको तो दोस्तों अपने हिसाब से ढाल लेना चाहती थी। जो वह खाना खुद खाती थी उसी खाने को महादेवी जी को परोस दिया, ठीक है, और उसकी भी प्रशंसा कर दी कि इसमें क्या दिक्कत है, आप खाइए। लेकिन खुद से यदि कोई बदलने कहे तो दोस्तों भक्तिन है उसके लिए बदलना संभव नहीं था। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। यानी कि जो महादेवी हैं वो तो दोस्तों भक्तिन के संगत में पढ़ करके अधिक देहाती हो गई, लेकिन जो भक्तिन है वो देहात की थी और अंत तक दोस्तों देहाती ही बनी रही, उसे शहर की कोई भी हवा नहीं लगी। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टों के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भक्तिन दोस्तों किस प्रकार की पाक विद्याएँ महादेवी जी को सिखाती थी। तो मकई का दलिया बनाना, इसके अलावा बाजरे के तिल लगा करके पुए, ठीक है, अच्छे बनाना, ज्वार के भुने हुए भुट्टों के दानों की खिचड़ी, इसके अलावा सफ़ेद महुए की लपसी। तो ये बताती थी कि भाई ये संसार की सबसे बढ़िया चीज़ हैं और इनके सामने जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो भी फीकी हैं। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पुपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैला हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंतकथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाती है। तो दोस्तों लेखिका है वो यहाँ पर बहुत ही मीठे शब्दों में भक्तिन की है वो आलोचना कर रही है, उसकी कमियों को बता रही है। यानी कि वो आय के स्थान पर जी नहीं कहती है, ठीक है, कभी भी जो कपड़े हैं वो धो कर के नहीं फैलती है। जो कपड़े लेखिका के जो कपड़े हैं उनकी जो घई है दोस्तों वो भी उसने सलवटों से कर दी है, घई भी उसे करना नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों रसगुल्ला है वो भी दोस्तों उसने अभी तक नहीं खाया है।
भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अब एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि वो संघर्षशील है, स्वाभिमानी है, ठीक है, और आध्यात्मिक भी है, लेकिन दोस्तों उसमें दुर्गुण भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भक्तिन अच्छी है वो लेखिका कहना कठिन मानती है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। यानी कि वो हरिश्चंद्र तो नहीं है, लेकिन वो झूठ भी दोस्तों इतना नहीं बोलती है। नरोवा कुंजरोवा ये दोस्तों महाभारत हुई थी, तब इसे अश्वत्थामा का जो वध किया जा रहा था, तो उस समय धृतराष्ट्र ने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा कि नर था या फिर हाथी था, कुंजर यानी हाथी, यानी आदमी था या कुंजर था, ये दोस्तों कुछ पता नहीं है। अश्वत्थामा मारा गया ये तो जोर से बोला था, और ये नरोवा कुंजरोवा है ये दोस्तों आपका बहुत ही उसने धीमे बोला था। द्रोणाचार्य है वो सुनना ले, तो द्रोणाचार्य इसको सुन करके बहुत ही भाव्यबल, पुत्र मोह के चक्कर में दोस्तों बहुत ही भाव्यबल हो जाते हैं, और तब दोस्तों उनकी है वो हत्या कर दी जाती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। यानी कि जो भक्तिन है वो लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को दोस्तों भंडार घर की मटकी में है वो रख देती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। यानी कि दोस्तों भक्तिन है जो समय पड़ता है तो उस पर वो झूठ भी बोलती है, और उसको वो झूठ बोलना बुरा नहीं मानती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं है। अंत में हारकर मौन हो रही, और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि संपन्न होता था। तो दोस्तों बृहस्पतिवार को है वो चूड़ा कर्म करवाती थी, यानी कि अपना जो सिर है उसको मुड़वाती थी। और जब लेखिका ने पूछा कि भाई तुम सिर मुड़ाना है स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, तो उसने शास्त्र का उदाहरण है वो दे दिया। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। लेकिन दोस्तों जो भक्तिन है वो मूर्ख नहीं है, हालांकि वो कैसी ही बातें करती है, लेकिन वो उसमें बुद्धि तो है, लेकिन वो मूर्ख उसे नहीं कहा जा सकता। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। यानी कि लेखिका ने एक बार सोचा कि भाई सब जो कामदार हैं उनसे मैं अंगूठा टिकवाने की बजाय हस्ताक्षर करवाए करूँगी। अब भक्तिन है वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, ठीक है, तो उसने क्या तर्क दिया कि भाई हमारी मालकिन है वो तो हमेशा किताबों में लगी रहती हैं, अब यदि किताबों में पढ़ूंगी, हम भी लिखना पढ़ना करेंगे, तो फिर इस घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। तो ये उसने अपने ना पढ़ने के संदर्भ में दोस्तों ये तर्क है वो गढ़ लिया था। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के साथ क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। यानी कि दोस्तों उसे अंगूठा देकर कोई वेतन तो लेना नहीं था, इसलिए वो बिना पढ़े ही टीका टिप्पणी करती थी कि भाई तू सही से पढ़, ठीक है, तेरी बुद्धि सही नहीं है, अक्षर को सही से लिख। तो वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी कि निपुण है।
अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। यदि भाई मालकिन को असाधारणता यानी मालकिन की प्रशंसा करेगी तो भाई मालकिन के नौकर हैं वो उनकी भी अपने आप में प्रशंसा हो जाएगी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरुअत तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो। चलो तनिक हाथ बटाए ले, यानी कि लेखिका के बारे में कह रही है कि वो तो हमेशा भाई किताबों में घूमती रहती हो, तुम यहाँ पर किताबों में ढूंढती रहती हो, तुम यहाँ पर फिरती रहती हो, चलो थोड़ा सा जा करके हाथ बटाओ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरवेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। यानी कि उन्होंने नहीं कर दिया, भी पढ़ाई लिखाई काम था, लेखिका है माधवी वर्मा, लिखने का काम करती थी, शास्त्रों को पढ़ने का जो भी काम करती, पढ़ाई लिखाई का हमेशा। तो जो कामदार हैं वो क्या जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या करना है। तो फिर भक्तिन है वो कहती सबसे भाई कि मेरी मालकिन तो ऐसा काम करती है जो कोई नहीं जानता है, कोई भी उसका हाथ बटाना नहीं सकता है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती थी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसी ही उद्भाषित उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सूने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा घुमा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। यानी कि जब भी लेखिका की कोई पुस्तक, नई पुस्तक प्रकाशित होती है तो वो भी दोस्तों बल्ब के समान छिपे हुए आलोक के समान वो भी उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है और वो उस पुस्तक में दोस्तों देखती है अपनी सहायता को कि भाई मैंने इसमें क्या क्या सहायता की थी। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराशा नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक ही है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देखकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर कार्यभार से मैं छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के, तो सोना पर भी दोस्तों इन्होंने लिखा है, ठीक है, सोना है, नीलू है, ठीक है, कई दोस्तों इनके बहुत सारे पशु पक्षियों पर है वो रेखा चित्र हैं, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो सोना इसकी हिरनी है। तख्त के पैताने पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत, तो बसंत भी दोस्तों इनका छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंख मूंद लेता है। और बिल्ली गोधूली, ये भी दोस्तों इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। यानी कि रात की निस्तब्धता है, अकेली लेखक को छोड़ना अच्छा नहीं है। सारे जो पशु पक्षी हैं वो तो सो जाते हैं, छात्रावास की जो लाइट है वो भी बंद हो जाती है, लेकिन जो भक्तिन है वो मेरे कोने में, मेरे कमरे में आकर के, भक्तिन एक कोने में जा कर के वो मेरी है वो रक्षा करती है, यानी मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। वह ऊँगती भी नहीं क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराहने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्यकर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है।
मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। तो लेखिका के, यदि आपसे पूछा जाए कि लेखिका के भ्रमण की एकांत साथिन कौन थी, तो वो भक्तिन थी। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर वह मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। यानी कि ये दोस्तों किसका प्रतीक है, यानी कि केदार है, बद्रीनाथ है, तो वहाँ पर दोस्तों पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर है वो भक्तिन है, वो आगे चलती थी कि कोई भी यदि बाधा आए तो बाधाओं में तो दोस्तों वो हमेशा आगे रहती थी, ठीक है। और धूल भरे रास्ते थे, यदि वो आगे चलेगी तो धूल उड़ेगी फिर, तो ऐसी स्थिति में धूल भरे रास्तों पर वो लेखिका के पीछे चलती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। यानी लेखिका को दोस्तों वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहती है। गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध कर गई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल पर गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हड़ियों में सजोकर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। यानी कि इस प्रकार कह रही है कि भाई गाँव में भाई जो लेखिका का जो साजो सामान है वो किस प्रकार रखेगी, तो गांव में वो इस प्रकार से रख देगी। यानी कि लकड़ी के मजान पर नई धोती बिछा करके कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ करके उनकी किताबों को सजा देगी, धान के पुआल पर है वो उनका बिस्तर लगा देगी। तो इस प्रकार अपने गांव के दोस्तों जो आवश्यक केवल सीमित संसाधनों में है वो लेखिका का वो इंतजाम कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा, यानी कि आपसे पूछा जाए कि भक्तिन ने जब लेखिका से गांव चलने का अनुरोध किया तो लेखिका ने क्या कहा, ठीक है, किसका बहाना बनाया, तो उसने कहा कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। तो भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 BC यानी कि दोस्तों और 5 रुपया पड़ा है। 5 BC 5 गुणा 20 प्लस 5 105 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि भक्तिन ने कितना रुपये जोड़ रखा था, 105 रुपये, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। तो ये दोस्तों इलाहाबाद फर्रुखाबाद की बात है। उस समय भारत चीन युद्ध की शायद ये बात चल रही है, ठीक है। तो उस समय वहाँ पर दोस्तों युद्ध हो रहा था, तो उस समय वो चाहती है कि भाई शहर को छोड़ करके हम यहाँ पर गाँव में चले जाएँ। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका प्रत्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी कि भाई सेवक स्वामी का मेरे बीच में और भक्तिन के बीच में संबंध नहीं है। यदि सेवक स्वामी का संबंध होता तो मैं जब चाहे उसे हटा देती, ठीक है, लेकिन मैं नहीं हटा पाती हूँ। और भक्तिन भी ऐसी है कि वो भी एक आध बार मैंने कहा है तो वो भी उसको अनसुना करके हंस देती है, ठीक है। तो ये सेवक स्वामी का संबंध कहना इसे कठिन होगा। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही संगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो दोस्तों उसी प्रकार है जो भक्तिन का जो व्यक्तित्व है वो लेखिका के जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज
मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की यात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। यानी कि जिस प्रकार का मैं सम्मान दूंगी कि उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। यदि जो साहित्यिक जो लोग हैं, ठीक है, चाहे जयशंकर प्रसाद मिलने आए, चाहे कोई भी मतलब लेखिका से मिलने आए, ठीक है, तो वो जितना सम्मान उस माने लेखिका को देंगे, महादेवी जी को देते हैं, तो उतना ही सम्मान है वो भक्तिन है वो उनको देती है। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। और मैं जैसा यदि व्यवहार करती हूँ, मैं जितनी सद्भावना रखती हूँ, उतना ही सद्भाव है वो भक्तिन उनके प्रति रखती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस संबंध में दोस्तों महादेवी भक्तिन की बुद्धि को देख करके विस्मित हो जाती हैं। तो जो साहित्यकार और जो परिचितों के प्रति जो सम्मान और उनके प्रति जो सद्भाव की जो भावना है, उसको देख करके दोस्तों भक्तिन है वो अपनी बुद्धि से सभी को विस्मित है वो कर देती है। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है, किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। यानी कवि और कविता तो उनके जान पहचान हो गई है, कवियों से उसकी जान पहचान हो गई है, कविताओं की जान पहचान हो गई, उसका ज्ञान बढ़ गया है, लेकिन कविता के प्रति और कवियों के प्रति उसका आदर भाव नहीं बढ़ा है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित्व लिखे जानत है, कि या क्या ये भी कविता लिखना जानता है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करी हैं धरिए ना, बस गली गली गाओ बजाओत फिरिए, कि तब तो ये कुछ भी करता नहीं है, ये तो गली गली गाता बजाता फिरता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित बीता भरे लड़कन का जेहल कल जुग रहा तोन रहा अब परलय होई जाई, उनकर माई का बेटा लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी कि महात्मा गांधी से लेकर और जो आम आदमी है, यदि वो भी दोस्तों जेल में चलाया जाता है, तो उनके प्रति सभी की जो भक्तिन की सहानुभूति है वो एक जैसी होती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कमजोरी है वो क्या है दोस्तों भक्तिन की, कि कारागार से जेल से डरती है। तो इसके स्वभाव की दोस्तों बहुत ज़्यादा विशेषताएं आपके सामने निकल करके आती हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। यानी जेल चली जाएगी तो फिर दोस्तों लेखिका से उसे अलगाव करना पड़ेगा। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना होनी पड़े। कि भाई जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जो महादेवी हैं वो तो अब जेल जाएंगी, तो भक्तिन है वो डरते डरते लेखा से पूछ लिए कि भाई मैं क्या क्या सामान है, कितनी धोतियों को आपको धो लूँ, जिससे कि वहाँ हमें कोई भी लज्जा का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी यात्रा में किसी को भी साथ जाने की अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपनी साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। यानी कि पता है कि जेल में भाई जिसको सज़ा मिलेगी वही जाएगा, लेकिन भक्तिन पर इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो जाएगी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है, जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना करना भी दुर्लभ है।
मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रुकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि भाई भक्तिन की कहानी अधूरी है, मृत्यु उसकी हो जाती तब तो दोस्तों उसकी कहानी है वो पूरी हो जाती, क्योंकि जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी है, लेकिन उसको खोकर के मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती हूँ। तो ये दोस्तों हो गई आपकी भक्तिन। तो इसमें आपके 8-10 क्वेश्चन तो इसमें वैसे बनने हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हुई थी, 9 वर्ष की अवस्था में गोना हुआ था, झूसी गांव की रहने वाली थी, ठीक है। बड़े दामाद को उसने जमाई बना लिया था, लेखिका से शहर में मिली थी और फिर उसकी सेविका बन गई थी, ठीक है। उसके बाद में उसने जो 105 रुपये हैं दोस्तों, 5 बीसी और 5 रुपये उसने जोड़ करके रख लिए थे, ठीक है। तो इसके दोस्तों और इसके चरित्र की विशेषताएँ हैं कि भाई वो जेल जाने से डरती थी, ठीक है, लेखिका के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, ठीक है। और उसको कौन कौन सी दोस्तों चीज़ों की जो बड़ाई करती थी, देहाती चीज़ों की, जैसे खिचड़ी है, ठीक है, जो महुए का दोस्तों हलवा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों वो अपने खाने पीने की है, और वो पाक कला में भी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी लेखिका ने उसको रखा था। इसके अलावा वो झूठ बोलना भी बुरा नहीं समझती थी। तो इस प्रकार की दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अब दोस्तों हमें आके क्वेश्चन आंसरों पर दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भक्तिन के आने पर महादेवी जी अधिक देहाती कैसे हो गई, कि महादेवी देहाती सी हो गई। थोड़ा सा उसकी भाषा पर दोस्तों फ़र्क पड़ा। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों वहाँ के व्यंजन है वो खाना सीख लिया, ठीक है, उसकी भाषा में बात करना सीख लिया, ठीक है। और लेकिन जो भक्तिन है उस पर कोई भी शहर का है प्रभाव नहीं पड़ा था। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को असुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो शास्त्र के प्रश्न को दोस्तों वो इस प्रकार सुलझा लेती है, यदि कोई भी काम है तो उसकी वो कह देती है कि भाई इसका उत्तर है वो शास्त्र में दिया गया है। एक बार क्या है, सिर मुड़ाने की बात को लेकर के लेखक ने कहा कि स्त्रियों को सिर मुड़ाने का अधिकार नहीं है, ये बुरी बात है। तो भक्तिन ने है वो शास्त्र का उदाहरण दे दिया कि सिर मुड़ाए गए सिद्ध, ठीक है। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा ये कोई दिक्कत नहीं, भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। अब दोस्तों इसके दुर्गुण हैं वो भी दोस्तों चरित्र की विशेषता है। तो 3 विशेषताएं अच्छी देकर के 1 दुर्गुण दे दिया जाएगा, या फिर 4 दुर्गुण देकर के अच्छी विशेषता दे दी जाएगी, कुछ भी दोस्तों दिया जा सकता है। यहाँ पर उसके गुण कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन जब आप मैं लिखाऊंगा तब वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। भक्तिन अपना नाम है, तो भक्तिन का जो नाम था दोस्तों लक्ष्मी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो अब दोस्तों हम थोड़ा सा आलू अंधारी की नायिका लेखी बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता पाते हैं। तो आपके कक्षा 9 में ही दोस्तों आपकी एक आत्मकथा लगी हुई है बेबी हालदार की आलू अंधारी, तब उसको दोस्तों हम पढ़ेंगे। इसके अलावा महादेवी जी की पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो भक्तिन पाठ है उसमें सोना कौन थी, तो महादेवी जी की हिरनी थी। बसंत कौन था, तो वो कुत्ता था। गोधूली कौन थी, तो बिल्ली थी। आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना से उभरने वाली लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और कई भी पशु पक्षी पाल रखे थे, उनका एक चित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढ कर पढ़े, जो मेरा परिवार नाम से प्रकाशित है। मेरा परिवार में दोस्तों लेखिका ने सभी पशु पक्षी, ठीक है, उनके रेखा चित्र और संस्मरण है वो दिए हैं जो उन्होंने पाल रखे थे। इसके अलावा दोस्तों पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कि जो पहली कन्या थी दोस्तों वो भी थी, यानी सुंदर और गेहूं जैसी उसका रंग था। उसके बाद में 2 बेटियां और हो गई, यानी कि 3 बेटियां हो गई, ठीक है। तो भक्तिन के पास में कितनी बेटियां थीं, 3 बेटियां थीं। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ साधुमतीपूर्ण, ठीक है, बहनोई में वही ये प्रत्यय हैं दोस्तों आपके। तो ये दोस्तों उसकी जो है संवाद हैं। संवाद भी आपसे दे करके पूछा जा सकता है कि ये किस ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी छौंक सकते हैं। तो ये दोस्तों संवाद दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि किस पाठ से लिया गया है, तो भक्तिन पाठ से लिया गया है, इनका भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों भक्तिन में पहली कन्या के तुम पचे, यानी कि तुम लोगों से, दुर्वह माने जिसका धोना कठिन हो, अलग्योजा माने बंटवारा, नहर माने मायका, विधात्री माने जन्म देने वाली माँ, ठीक है।
पुरखिन माने बुजुर्ग महिला, राब माने गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, दुर्लंघे माने जिसे पार करना कठिन हो, कुंचित माने सिकुड़ी हुई, तुषारपात माने ओले बरसाना, हतबुद्धि माने जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो रहा माने हरे अनाजों का आग पर भुना हुआ रूप, झूसी माने गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान जहाँ प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। तो ऐतिहासिक गांव बताया है दोस्तों लेखिका ने कि भाई झूसी गांव है वो ऐतिहासिक है। तो प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी है वो यहाँ पर बसी हुई थी। भैयऊ माने छोटे भाई की पत्नी, जिठौत, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैयऊ शब्द का क्या है अर्थ है, तो छोटे भाई की पत्नी। जिठौत माने जेठ का पुत्र। तो दोस्तों जो जेठ का पुत्र यानी जेठौत के यानी कि जेठ के पुत्रों के जो साले थे उसका विवाह है वो बड़ी लड़की के साथ में करवा दिया गया था। पति का दादा अजिया ससुर यानी कि पति का दादा, ददिया ससुर दोस्तों, ठीक है। और फिर अजिया ससुर कि पति का जो पिता है और जो दादा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अजिया ससुर या फिर ददिया ससुर। तो ये दोस्तों आपके पाठ है वो हो गया है भक्तिन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा का दोस्तों पूरा पाठ है वो 2 भागों के माध्यम से मैंने यहाँ पर करा दिया है। सारे के सारे बनने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों वो करा दिए हैं। 8-10 क्वेश्चन केवल बनते हैं। उसके अलावा दोस्तों सारी की सारी 2-3 क्वेश्चन आपके लेखिका से बनते हैं। और लेखिका को तो दोस्तों हम हिंदी साहित्य के इतिहास में ढंग से पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी 3-4 रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। और भक्तिन की जो चरित्र की विशेषताएं कि कौन उसके गुण थे और कौन उसके दोस्तों दुर्गुण थे, तो उनके बारे में दोस्तों हमें ढंग से दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका भक्तिन पाठ है वो समाप्त हो जाता है। कल दोस्तों हम पढ़ेंगे अपना अगला पाठ जो कि आपका बाजार दर्शन है, जो जैनेंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर दोस्तों हिंदी साहित्य की कक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों एनसीईआरटी की 9 से लेकर के 12 तक की सारी बुक्स हैं वो पढ़ाई जाएंगी, जो कि 2nd ग्रेड और दोस्तों 1st ग्रेड के लिए सिलेबस में मौजूद हैं। इसके अलावा 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी दोस्तों हिंदी की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास है वो दोस्तों पूरी विस्तृत ढंग से दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।